हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेकंड लेक्चर। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई टीचर्स की वैकेंसी के लिए हम पूरे सिलेबस का रिवीजन करने वाले हैं, जिसका टोटल सिलेबस जो है 13 यूनिट्स में दिया हुआ है फ्रॉम ए टू एम। और इसको हम पार्ट वाइज डिस्कस कर रहा हूं ताकि वीडियो का साइज़ लंबा ना रहे, क्योंकि एक यूनिट को कवर करने में लगभग 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। तो ये 30 मिनट्स की वीडियो रहने वाले हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर नोट्स अवेलेबल है इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। क्योंकि मेरा खुद का मीडियम इंग्लिश है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी में तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया है, नोट्स के लेफ्ट कॉलम में इंग्लिश में नोट्स लिखे हैं, राइट कॉलम में हिंदी में नोट्स लिखे। तो हिमाचल प्रदेश में 108 वैकेंसीज़ हैं एंड फॉर दिस सक्सेस सोशोलॉजी में आपकी हेल्प करने के लिए ये एक फ्री सीरीज़ रहने वाली है। अभी मैं कंप्लीट नोट्स रिवीजन करने वाला हूँ और बाद में इसके ऊपर एमसीक्यू सीरीज़ भी आएगी। तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड माय नेम इज़ कैलाश पांडे और मैं अभी जोगटा अकेडमी में पढ़ा रहा हूँ और मेरा उद्देश्य है कि मैं आप लोगों की इसमें हेल्प कर सकूँ। जो भी हमारे पास आज की डेट में एआई की हेल्प से और जो मेरे पास डाटा अवेलेबल है उसकी हेल्प से मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ, उसके लिए ये यूट्यूब पे एक फ्री सीरीज़ है। तो इसके अंदर हमने पिछले कल जो है ये वाला सेक्शन कवर कर लिया था, दैट इज़ इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी, मीनिंग, नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर। कुछ इसके नोट्स थोड़े से रह भी गए थे, तो आप प्रिंटेड नोट्स ले लेना, उससे आपने जो है सारा का सारा रिवीजन करना है ना। कोशिश करना कि ये नोट्स के ऊपर आप मार्क कर लो कि कहाँ पे एमसीक्यू बन रहा है, कहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन रहे हैं। और एक और सजेशन मेरा ये रहेगा कि जो पीवाईक्यूज़ है, पर्टिकुलरली नेट के एग्ज़ाम्स के, सेट के एग्ज़ाम्स के, उसको भी आप देख सकते हो, उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आज का टॉपिक बड़ा ब्रीफ रहने वाला है, दैट इज़ योर रिलेशनशिप विद योर सोशल साइंसेज। अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स में किस प्रकार से हमारा सोशोलॉजी रिलेट करता है। तो इट इज़ अराउंड ऑन योर 23rd पेज। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे सारी की सारी चीज़ें। सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री। अब यहाँ पर दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि हमारे जो फादर है सोशोलॉजी के, ऑगस्ट कॉम्ट, ये खुद बोलते हैं कि हमारी ये जो सोसाइटी की साइंस है ये हिस्टोरिकल नॉलेज के ऊपर बनी हुई है। तो हमने पिछले कल देखा था कि इन्होंने बोला था कि भाई पुरानी जो सोसाइटी है दैट इज़ योर थियोलॉजिकल सोसाइटी, बाद में ये हो गई मेटाफिज़िकल सोसाइटी, बाद में ये हो गई पॉजिटिविस्ट स्टेज। तो ये वाला जो इन्होंने एनालॉजी तैयार की है, तो ये भी तो हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। एक और थिंकर है E.H. कार, ये बोलते हैं कि भाई हिस्ट्री इज़ अ कॉन्टिन्यूस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, अब जो सोसाइटी है, सोसाइटी कहीं ना कहीं पास्ट इवेंट से भी इन्फ्लुएंस्ड है, तो ये सारे के सारे प्रेजेंट जो इवेंट है वो पास्ट इवेंट्स से क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो सिमिलरली हिस्ट्री भी क्या करती है, एक प्रेजेंट एंड पास्ट के बीच में डायलॉग है। जब भी हम हिस्ट्री लिख रहे हैं तो फ्रॉम वेरी प्रेजेंट डे पास्ट में जितने भी इवेंट हुए वो हिस्ट्री में कवर होंगे। जबकि सोशोलॉजी में ऐसा है कि सोशोलॉजी में हम पास्ट भी देखेंगे, प्रेजेंट भी देखेंगे, एज वेल एज फ्यूचर भी देखेंगे। तो पास्ट एंड प्रेजेंट वाला जो कंपोनेंट है वो इसमें ऐड रहेगा ही रहेगा। जैसे हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का इवोल्यूशन पढ़ना है कि जैसे मैरिज जो है कैसे आई। ठीक है, शुरुआत में ग्रुप मैरिजेज हुआ करती थी, फिर पॉलीगैमी हुई, आज की डेट में मोनोगैमी होती है। तो हिस्टोरिकल डाटा से हमको चीज़ें मिलती है। और फैमिली का इंस्टीट्यूशन किस प्रकार से आया, तो फैमिली का इंस्टीट्यूशन का इवोल्यूशन हमको पढ़ना पड़ेगा। कास्ट कैसे आई उसको हम हिस्ट्री के थ्रू पढ़ते हैं। सिमिलरली हिस्टोरिकल डाटा एक्सप्लेन करता है प्रेजेंट डे के सोशल स्ट्रक्चर को। जैसे मान लीजिए हमने जो है क्लासेस पढ़नी है, जिसमें कार्ल मार्क्स ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी की है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो उन्होंने देखा कि भाई सिंस वेरी एंशिएंट टाइम, जब प्रिमिटिव लेवल था, प्रिमिटिव सोसाइटी थी, तब तो सोसाइटी क्या हुआ करती थी, कम्युनिज्म में हुआ करती थी, सब लोग इक्वल थे। उसके बाद मास्टर स्लेव आए, फिर भाई आपके पास फ्यूडल लॉर्ड्स एंड सर्फ आए, फिर जाके बुर्जुआ और प्रोलेटरिएट आए। तो ये भी एक सीक्वेंस जो स्ट्रक्चर का है, क्लास स्ट्रक्चर का है, ये कहाँ से आ रहा है, हिस्टोरिकल डाटा से आ रहा है। कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरिजन करना है, तो हम हर चीज़ का कंपैरिजन करते हैं इसकी पिछली स्टेज से। जैसे मान लीजिए हमने मोड ऑफ प्रोडक्शन का कंपैरिजन करना है, तो एंशिएंट स्लेव मॉडल, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, इसका क्या किया जा सकता है, कंपैरिजन किया जा सकता है। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बीच में भी क्या किया जा सकता है, कंपैरिजन किया जा सकता है ना। इसमें कार्ल मार्क्स का ही एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड किया गया।
डिफरेंस क्या है? तो हिस्ट्री है पर्टिकुलर, मतलब आपको एक डेट फिक्स है कि उस दिन जी ऐसा हुआ था, जबकि सोशियोलॉजी क्या है? जनरल। जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ोगे तो उसके आपको इवेंट्स देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स हुए, जबकि सोशियोलॉजी लार्जली एक एनालिटिकल माइंडसेट है कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन से सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो हमने देखा था कि एक तरीके से सोशल एंड पॉलिटिकल लेवल पर क्या हुआ था, स्ट्रक्चरल चेंज आया था। इमाइल डर्कहाइम बोलते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस ये भी है कि सोशियोलॉजी में हम जनरल सोशल लॉज बनाते हैं जो कि हिस्टोरिकल नैरेटिव के बियॉन्ड है, इस प्रकार से डिफरेंस क्रिएट होता है। क्लियर बात? अब यहाँ पर कंटेम्प्रेरी फील्ड ये है कि जैसे स्टेट फॉर्मेशन की, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कैसे हुई, पुराने ज़माने में कैसे होती थी, उसके बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट किस प्रकार के इवॉल्व हुई। ठीक है, अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे एरिस्टोटल, वो हमारे पास फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमारे पास फ्रॉम योर मोनार्की टू डेमोक्रेसी हम इवॉल्व हो रहे हैं। सुबाल्टर्न स्टडीज़, मार्जिनलाइज्ड की दलित के साथ, ट्राइबल के साथ, वीमेन के साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन हुई। ऐतिहासिक फैक्टर्स जैसे कास्ट का जो ओरिजिन है वो कहाँ से आ रहा है, वर्ना सिस्टम से, तो ये भी हम हिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। इस तरीके से ग्लोबल हिस्ट्री, सिविलाइजेशन कंपैरिजन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें हम हिस्टोरिकल आर्काइव्स को यूज़ करते हैं और अपनी क्या बनाते हैं, उसके ऊपर थ्योरी बनाते हैं। मान लीजिए जैसे आपको रिलीजन की स्टडी करनी है तो रिलीजन के अंदर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट थिंकर पता होगा, इमाइल डर्कहाइम। तो इमाइल डर्कहाइम ने बिल्कुल प्रिमिटिव सोसाइटीज़ ढूंढ ली और फिर लार्जली पूरे दुनिया के इतिहास को देखा कि किस प्रकार से रिलीजन इवॉल्व हुए। नेक्स्ट है आपके पास पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जो है, अब यहाँ पर सोसाइटी को बिल्कुल व्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्था स्थापित करने के लिए, हमने पिछले कल देखा था कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट थी, जिसमें जॉन लोके थे, रूसो थे, होब्स थे, ये सब जो लोग हैं ये बताते हैं कि सोसाइटी को कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। तो अब सीधी सी बात है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स किस नेचर के थे, पॉलिटिकल नेचर के थे। एरिस्टोटल खुद बोलते हैं कि ये क्या है, अपना ह्यूमन क्या है, पॉलिटिकल एनिमल है, इसलिए सोसाइटी और पॉलिटिक्स के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। बहुत सारे कॉमन एरियाज है जैसे पावर्टी, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, मैक्स वेबर ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। स्टेट लॉज एंड गवर्नेंस, तो आज की डेट में जो गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज़ बनाई जाती है उसमें डाटा लिया जाता है फ्रॉम योर सोसाइटी। जैसे विमेन का रिजर्वेशन आया, तो विमेन का रिजर्वेशन से हमें पता लग रहा है ना कि सोसाइटी में पैट्रियार्की है, इसीलिए तो विमेन रिजर्वेशन लेके आ रहे हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर शेप्ड बाय कास्ट, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी है, जैसे यूपी के अंदर बीजेपी है, तो यूपी के अंदर बीजेपी क्या है, आपके पास ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी। अगर आप देखोगे तो ठाकुर सीएम है, एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण है, एक डिप्टी सीएम ओबीसी है। समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी में मुस्लिम है और आपके पास यादव्स है, MY प्लस का कॉम्बिनेशन बनता है। बल्कि नया कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया है PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो ये सब चीज़ें जो है पॉलिटिकल बिहेवियर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी ब्रिजेस बोथ डिसिप्लिन्स, ऐसे आजकल इसमें काम हो रहा है। ये वेबर का एग्जांपल दिया है, फ्रॉम योर सोशल एक्शन के बेसिस पर उन्होंने आइडियल टाइप ड्रॉ किए थे कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी कैसे है, क्रिज्मेटिक अथॉरिटी कैसे है, लीगल रैशनल अथॉरिटी किस प्रकार से बनती है। डाइवर्जेंसेस क्या है, तो पॉलिटिकल साइंस का लार्जली काम स्टेट के ऊपर है, जबकि सोशियोलॉजी का ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है स्टेट, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, कल्चर, हिस्ट्री, आर्काइव्स, कल्चरल हेरिटेज, ये सब सारी डायमेंशन सोशियोलॉजी में कवर की जाती है। सी राइट मिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, ये इलीट थ्योरीज में कहते हैं कि ये हमारे पास ये बियॉन्ड फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है। जैसे पावर एलीट का जो स्ट्रक्चर सी राइट मिल्स ने कहाँ पे दिया था, यूएसए में, जिसमें ये बोलते हैं मिलिट्री, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, पावर को कंट्रोल करते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पावर होती है, यूएसए में मिलिट्री पावर भी है एज वेल एज इकोनॉमिक पावर भी है, ये पर्टिकुलरली यूएसए के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, और भी आपने लीड थ्योरीज पढ़ी होगी, मैं कुछ आपको रेफरेंस दे देता हूँ, पेरेटो का है, मॉस्का का है, वो लीड थ्योरीज भी आपने पढ़नी है। फिर कंटेम्प्रेरी फील्ड क्या है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो जैसे भारत के अंदर रजनी कोठारी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आए तो अगर गैस मारना पड़े तो रजनी कोठारी का नाम लिख दो। गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसीज, सेंसस के बेसिस पर बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं हम, डाटा अवेलेबल हो उसके ऊपर काम करते हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, अभी जो पूरा का पूरा पॉलिटिक्स का नैरेटिव भारत में है
ग्लोबलाइजेशन एंड स्टेट फॉर्मेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट फॉर्मेशन किस प्रकार से हमारी इन्फ्लुएंस हुई। नेक्स्ट आगे देखेंगे सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ का नाम है, कार्ल मार्क्स का नाम है, ये डायरेक्टली आपको रेफरेंस दे देगा सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बीच के रिलेशन का। एडम स्मिथ कहते हैं कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है दैट फोकस ऑन मार्केट्स वाइल सोशोलॉजी एग्जामिन द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्शन। अब मार्केट के अंदर भी जो डिसीजन होने हैं डेफिनेटली जो गुड्स है उसकी डिमांड एंड सप्लाई होगी, बट डिमांड एंड सप्लाई को भी तो इमोशन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी आदमी ने मोबाइल लेना है तो वो 10,000 रुपये का अगर मोबाइल खरीदेगा एंड्रॉयड तो उससे भी काम चल जाएगा, बट उसका इमोशन है कि भाई उसको बहुत जो है क्लासिस्ट एंड वीआईपी दिखना है मोबाइल से। हो सकता है वो आईफोन ले ले, उसके दिमाग में कुछ भी आ सकता है। समझ रहे हो बात। तो इकोनॉमी भी क्या होती है, सोशोलॉजी से इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, देन कॉमन एरियाज क्या है, स्टडी ऑफ लेबर क्लास इनइक्वालिटी, कैसे सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक फैक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पार्ट ऑफ सोशोलॉजी सोशल स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल हैव और हैव नॉट की जो क्लासिफिकेशन है वो डेफिनेटली एक सोशल स्ट्रक्चर है। ठीक है, फर्दर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 2 ही क्लासेस होती है, मैक्स वेबर ने 4 क्लासेस बताई थी, वो भी जो है इन्फ्लुएंस हो सकती है। और डेफिनेटली उसमें उन्होंने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी भी क्लास फॉर्म कर सकती है, सरकारी नौकर भी क्लास फॉर्म कर सकते हैं, तो पॉलिटिक्स भी उसमें अपना रोल प्ले करे। कंजम्पशन पैटर्न शेप्ड बाय कल्चर। ठीक है, तो लोगों का जैसा कल्चर होगा वैसा ही कंजम्पशन पैटर्न होगा। कंजम्पशन पैटर्न से ध्यान आ जाएगा कि हमारे पास इकोनॉमी किस तरीके से काम करेगी। जैसे यूएसए की इकोनॉमी जो है वो प्रोसेस्ड फूड पे बहुत ज़्यादा चलती है, वहाँ पे इस तरीके का कल्चर है। भारत में जबकि रोज़ खुद खाना बनाने का कल्चर है, तो इस प्रकार से कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज हो सकता है। कार्ल मार्क्स इंटीग्रेटेड इकोनॉमी विद द सोशल रिलेशन। इन्होंने देखो, हमने पिछले कल बोला था कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक कॉन्सेप्शन ऑफ सोसाइटी दिया था, जिसने इन्होंने बोला था कि इकोनॉमी क्या बताता है, बेस बताता है, कोर बताता है सोसाइटी का, जबकि सोसाइटी की बाकी सारी चीज़ें किसका पार्ट बनता है, सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट बनता है। डिफरेंसेस क्या है, तो इकोनॉमी तो देखो बात ये करती है रैशनल चॉइसेस की, ज़रूरत है उसके हिसाब से चीज़ें खरीदो, बट कि सोसाइटी सोशोलॉजी क्या करती है, सोशल नॉर्म्स की बात करती है। जैसे अभी देखो करंट अफेयर में मोदी जी ने बोला कि भाई गोल्ड नहीं लेना है। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक डिसीजन तो ये है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व पे चैलेंज है तो गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए, बट भाई भारत में सोशल नॉर्म्स है ना कि शादियों में तो गोल्ड खर्चना ही खर्चना है, तो सोशोलॉजी इकोनॉमी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगी ही करेगी। देन मैक्स वेबर ने बोला कि हाउ रिलीजन इन्फ्लुएंस्ड द इकोनॉमिक बिहेवियर, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। जो कैल्विनिस्ट लोग थे प्रोटेस्टेंट एथिक्स के, वो क्यों बने कैपिटलिस्ट, तो उन्होंने बोला कि रिलीजन की ही ऐसी गाइडलाइंस थी कि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करो, काम जितना ज़्यादा करोगे भगवान उतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे, भगवान को ढूंढने मत जाओ, भगवान ने आपको काम सौंपा है बस उसी को करते रहो, तो वो काम करते रहे। ऊपर से बोला भगवान ने कि भगवान तब खुश होते जब आप अपने आप को प्लेजर में मत डालो, जबकि सिर्फ काम में रखो। तो उन्होंने जो पैसा कमाया वो खर्चा नहीं, वापस काम पे लगाते गए, वो क्या बन गए, अमीर बन गए। इस प्रकार की इन्होंने थ्योरी बोली कि देखो रिलीजन से भी इकोनॉमी इन्फ्लुएंस हो सकती है। आज की डेट में इकोनॉमिक सोशोलॉजी है। जैसे हम देखो आज की डेट में क्या हो रहा है कि जैसे अभी तमिलनाडु में क्या हुआ कि तमिलनाडु में इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए गए, बोला गया वेलफेयर पॉलिटिक्स कि भाई सोने की अंगूठी देंगे, साड़ी देंगे, डिमका फलाना सब दे दिया। अब इससे क्या हो रहा है, सोसाइटी इन्फ्लुएंस हो रही है, उनका पॉलिटिकल बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। ऐसे फैमिली का कंजम्पशन पैटर्न कैसे, ये भी हो सकता है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट स्टडीज़, इनफॉर्मल इकोनॉमी एंड गिग इकोनॉमी। वो लोग, गिग इकोनॉमी मतलब वो लोग जो फ्रीलांसर है, जो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, किसी दिन मिल जाता है किसी दिन काम नहीं मिलता है, इन सब पे जो शोध हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमी एज वेल एज सोशोलॉजी का एक तरीके से कॉम्बिनेशन बन रहा है। नेक्स्ट इज योर साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी और सोशोलॉजी दोनों बड़े कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट है। सोशोलॉजी ये बोलता है कि भाई सारी जो चीज़ें हैं ना वो सोसाइटी के अंदर है, सोसाइटी उसको कंट्रोल करती है। साइकोलॉजी बोलता है कि नहीं भाई सारी चीज़ें तो इंडिविजुअल के माइंड के अंदर है। ठीक है, कौन व्यक्ति क्या काम कर सकता है उसके माइंड से तय होता है, बल्कि सोशोलॉजिस्ट बोलते हैं कि नहीं भाई सोसाइटी देखेगी कि क्या सही है क्या गलत है और आदमी उसी तरीके से काम करेगा। ऐसे में हमने देखा कि भाई ह्यूमन बिहेवियर में दोनों का कहीं ना कहीं रोल है, बट अगर सेपरेशन हमने देखनी है तो दोनों अलग एक्सप्लेनेशंस देते हैं। जैसे सिगमंड फ्रूड है, वो बोलते हैं कि नहीं, ये सिगमंड फ्रूड जो है साइकोसेक्सुअल एनालिसिस के अंदर आते हैं। तो उन्होंने बोला था कि भाई इंडिविजुअल साइकी है, इन्होंने बोला था ईद, ईगो,
सुपर ईगो जैसे कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए थे, जिसमें ये बोलते हैं कि भाई माइंड ही कंट्रोल करता है कि आदमी का बिहेवियर कैसा होगा। जबकि सोशोलॉजी में हम सोशलाइजेशन की थ्योरी पढ़ेंगे, CH कुले, GH मीड, तो वो बोलता है कि नहीं भाई, सोशोलॉजी सोसाइटी कंट्रोल करती है कि कौन आदमी क्या क्या कर सकता है। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस में हम दोनों को देखेंगे, एटीट्यूड, परसेप्शन, आइडेंटिटी, कौन आदमी क्या कर सकता है, ग्रुप डायनेमिक्स, इंटरेक्शंस। जॉर्ज हर्बर्ट मीड दोनों चीज़ों को जोड़ते हैं, जिसमें आपने देखा होगा सेल्फ एंड सोसाइटी में ये बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सेल्फ की एंड सब्जेक्टिव सेल्फ की, जिसमें हम पढ़ते हैं प्ले स्टेज एंड गेम स्टेज। तो जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो इसको और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। जिन्होंने इनमें एक और कॉन्सेप्ट भी दिया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जर्नलाइज्ड अदर एंड सिग्निफिकेंट अदर। तो यहाँ पर क्या होते हैं, कॉमन एरियाज ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं। डिफरेंसेस क्या है, तो साइकोलॉजी बोलती है कि इंडिविजुअल बिहेवियर होना चाहिए, सोशोलॉजी बोलती है कि ग्रुप बिहेवियर होता है, और ग्रुप सोशोलॉजी ही, सोसाइटी ही क्या करती है, सोशल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग जो स्टडी है वो इमाइल डर्कहाइम बोलते हैं। इमाइल डर्कहाइम ने सुसाइड की जो स्टडी की थी, उसमें इन्होंने पर्टिकुलरली बोला कि सुसाइड ऐसा थोड़ी नहीं है कि किसी के दिमाग में वो पागल हो गया, क्रेजी हो गया, तो वो अपने आप को सुसाइड करेगा। इन्होंने अपना डाटा जो सुसाइड की स्टडी की, जिसमें इन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी किया था, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, सोसाइटी के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आदमी क्या करता है, सुसाइड करता है। इन्होंने ट्रेंड्स चेक किए कि सोसाइटी में जैसे देखो, जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस आदमी है वो सुसाइड नहीं करेगा, विमेन सुसाइड नहीं करेगी, मैरिड आदमी सुसाइड नहीं करेगा, ऐसा जो सब ट्रेंड है ये सोशोलॉजी के द्वारा कंट्रोल होता है, ना कि साइकोलॉजी के द्वारा कंट्रोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल बन जाता है। देन आपके पास कंटेम्प्रेरी और एक कीवर्ड और भी देखा है, सोशल फैक्ट लिखा है। तो सोशल फैक्टर क्या होता है, तो पहली बात तो ये सोसाइटी बताएगी, सोसाइटी के लिए क्या होगा, एक्सटर्नल, और ये किसी व्यक्ति के ऊपर क्या किया जाएगा, एजर्ट भी किया जाएगा, सोसाइटी उसके ऊपर चीज़ें क्या कर देगी, बाइंडिंग कर देगी। आज की डेट में कंटेम्प्रेरी फील्ड क्या है, तो कंटेम्प्रेरी फील्ड है सोशल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, आइडेंटिटी, सेल्फ स्टडीज़ एंड बिहेवियरल साइंसेस की लोग किस प्रकार से बिहेव करते हैं, उसमें साइकोलॉजी के साथ सोशोलॉजी का भी फैक्टर लिया जाता है। कि जैसे मान लो नॉर्थ इंडिया के लोग किस प्रकार से बिहेव करेंगे, साउथ इंडिया के लोग किस प्रकार से बिहेव करेंगे, अमीर लोग कैसे करेंगे, गरीब लोग कैसे करेंगे, पुरुष कैसे करेंगे, महिलाएं कैसे करेगी। तो इसमें सोशल फैक्टर्स क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ये भी दोनों साथ साथ इवॉल्व हुए हैं, और शुरुआत में तो डिफरेंस ऐसा भी था कि एंथ्रोलॉजी में होगी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की स्टडी, और सोशोलॉजी में होगी सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सोसाइटी की स्टडी। इस प्रकार की शुरुआत की डेफिनेशन थी, दैट वाज ड्रॉन बाय यूरोपियंस। बल्कि बाद में इनको चैलेंज करने वाले भारत में कौन है, MNS श्रीनिवास, जो बोलते कि भाई नहीं, हमारे यहाँ तो अगर हम देखेंगे तो हर घर में बिल्कुल अलग अलग तरह की एंथ्रोपोलॉजिकल फीचर्स मिल जाएगी एट एवरी नेक्स्ट डोर। तो ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन है नहीं, बल्कि एंथ्रोपोलॉजी की ही मेथड होता है फील्ड स्टडी, और MNS श्रीनिवास भारत में जाने जाते हैं सोशोलॉजी के अंदर विलेज स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो भाई यहाँ पर एक बार एंथ्रोपोलॉजी का थिंकर भी देख लेना, फ्रांस बोआस है, वो चेक कर लेना एक बार फिर भी, ठीक है। AR रेडक्लिफ ब्राउन बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस जो है उसमें हमारा एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशोलॉजी दोनों में इसको क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड है, हमने इसको सोशोलॉजी में भी क्या किया है, यूज़ किया है। कॉमन एरियाज, कल्चर। अब मान लो जैसे हमारे पास अरुंता ट्राइब में इमाइल डर्कहाइम ने टोटेमिज्म की स्टडी की, तो वो एक तरीके से आप पुरानी ट्राइबल फीचर जो ढूंढ रहे हो वो एक तरीके से एंथ्रोपोलॉजिकल काम होना चाहिए। सिमिलरली कल्चर एंड पर्सनैलिटी के अंदर मार्गरेट मीड को पढ़ते हैं हम, ठीक है, उन्होंने जो स्टडी की, या रुथ बेनेडिक्ट को पढ़ते हैं हम, उन्होंने जो स्टडी की, ठीक है। उस कल्चरल पैटर्न बिहेवियर को ढूंढने के लिए जो तुमने ट्राइब की स्टडी की, उसमें एंथ्रोपोलॉजी ही तो आ रही है। इस तरीके से किनशिप, फील्ड वर्क, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सोसाइटी, ये जो सोशोलॉजिकल मेथड्स है ये हमने कहाँ से लिए, एंथ्रोपोलॉजी से लिए। डिफरेंसेस क्या है, तो एंथ्रोपोलॉजी में स्मॉल स्केल लेवल पर ट्राइबल एंड प्रिमिटिव और ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होती है, स्टडी होती है, जबकि सोशोलॉजी में लार्ज स्केल जनरली पास्ट, प्रेजेंट और लगभग फ्यूचर का एनालिसिस हम कहाँ कर लेते हैं, सोशोलॉजी में कर लेते हैं। मतलब फ्यूचर के लिए अप्लाइड सोशोलॉजी या प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फीचर्स को स्टडी करते हैं। यहाँ पर मेलिनोवस्की क्या कहते हैं, मेलिनोवस्की बोलते हैं कि भाई इंटेंसिव फील्ड वर्क ये इन्होंने किया था खुद ट्राइब्स के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ों के लिए इन्होंने क्या किया था,
सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी को दोनों को क्या किया है, इस्तेमाल किया। आगे कंटेम्प्रेरी फील्ड्स क्या है, तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, अर्बन एंथ्रोपोलॉजी, जबकि ये देखो प्रिमिटिव सोसाइटी को पढ़ने के लिए एंथ्रोपोलॉजी आई थी, बट सोशोलॉजी का यूज़ करते हुए आज की डेट में अर्बन एंथ्रोपोलॉजी की, पुराने ज़माने में भी तो अर्बन एरियाज़ हुआ करते होंगे, तो आज की डेट में जो फीचर्स है अर्बन की वो पुरानी फीचर से किस तरीके से मेल जोल खाती है, ऐसी इसमें स्टडी की जा रही है। ठीक है, तो बिल्कुल ये देख लो, एक तरीके से शिकागो स्कूल जिसको हम अर्बन सोशोलॉजी के लिए पढ़ते हैं उससे बिल्कुल जो है प्रिमिटिव फीचर में चला जाएगा। ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल स्टडीज़, डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ तक जो है सोशोलॉजी के माध्यम से एंथ्रोपोलॉजी का विकास हो चुका है। क्लियर बात। तो ये बड़ा छोटा सा हमारा टॉपिक रहा। अब नेक्स्ट हम ये टॉपिक पढ़ेंगे एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। कुछ और फीचर भी इसके साथ पढ़नी चाहिए, जैसे कम्युनिटी भी इसके साथ पढ़नी चाहिए, सोशल ग्रुप्स भी इसके साथ पढ़ने चाहिए, बट सिलेबस में थोड़े अलग लिखे तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो भी बिल्कुल थोड़ी सी क्या रहेगी, छोटी रहेगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर ये सारी की सारी नोट्स आपको मिलेंगे। बहुत जल्दी मैं यूनिट 2 भी अपलोड कर दूंगा। मैंने ये पूरा का पूरा यूनिट ए अपलोड कर दिया है, यूनिट बी भी जल्दी अपलोड कर लूँगा। इंग्लिश में मैंने लगभग सारे नोट्स बना लिए हैं, बस हिंदी ट्रांसलेट करने को रह रहा है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, जो दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट भी छोड़िए। थैंक यू।